नमस्ते प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है स्कूल क्लासेस सोशल स्टडी के अंदर सुरेश कुमार के साथ। आज हम पढ़ेंगे सम्राट अशोक महान। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा आपको बता दूं, काफ़ी लंबा चैप्टर है तो 2 भागों में बनाया है मैंने, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, थोड़ा आपको भी पढ़ने में बोर होता है और थोड़ा इंटरेस्टिंग नहीं रहता। तो सम्राट अशोक स्टार्ट करते हैं। तो सम्राट अशोक महान किसके पुत्र थे? सबको पता है, बिंदुसार के पुत्र थे। बिंदुसार और सुभद्रांगी। ठीक है, किसके? बिंदुसार और सुभद्रांगी। 10th क्लास में नहीं दे रखा है, लेकिन थोड़ा सा अपने उससे एक्स्ट्रा पढ़ेंगे तो थोड़ा अपने को भी फ़ायदा होगा। ठीक है, तो उसके ये इसका वर्णन कहाँ मिलता है? ये दिव्य वदान एक पुस्तक है, उसमें इसका वर्णन मिलता है कि भी जो अशोक था सुभद्रांगी और बिंदुसार का पुत्र था। और बिंदुसार की कुछ और भी पत्नियां थी, जैसे कैसे, क्या नाम है, प्रसादिका, धम्मा। ये अपने को पढ़ना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा नॉलेज में रखना है। ठीक है, अब देखो अशोक की मतलब जो, वैसे तो काफ़ी सारी पत्नियां थी, लेकिन उसमें एक थी देवी के एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्र का नाम था महेंद्र और उसके आगे पुत्री का नाम था संघमित्रा, जिसको हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो इसके बारे में इसलिए पढ़ना जरूरी है। तो उसके अलावा एक और भी पत्नी थी अशोक की, तक्ष दीक्षिता। ठीक है, और इसका विवरण कहाँ मिलता है? दिव्या अवदान में मिलता है। अब देखो भी, उपाधियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उपाधियाँ अपने को 10वीं एग्ज़ाम में और बाकी कंपटीशन एग्ज़ाम में भी देखने को मिल जाता है। तो सीधा सीधा पूछता है, उपाधि बताइए। देखो, अभिलेख में क्या क्या कहा गया है अशोक को? देवना पिए। क्या कहा गया? देवना पिए। और भाब्रू अभिलेख है। ठीक है, एक भाब्रू अभिलेख है, तो उसमें क्या, कौन से पद है? प्रियदर्शी या प्रियदस्सी। ठीक है, या प्रियदक्षी, सॉरी। तो इसमें एक इसकी और खासियत है भाब्रू अभिलेख की, इसमें बोध का प्रमाण मिला है, यानी बोध थे। तो ये कहाँ से प्रमाण मिलता है इसका? इसमें भाब्रू अभिलेख से मिलता है। देखो, और ये दो और है, मास्की और गुजरा अभिलेख, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेमस है। तो इसमें अशोक को क्या कहा गया है? बुद्ध शाक्य कहा गया है। क्या कहा? बुद्ध शाक्य। ठीक है, तो अशोक को सीधा सीधा पूछता है, बुद्ध शाक्य किस में कहा गया है? यानी बुद्ध का अनुयायी था। तो कहाँ से पता लगता है? मास्की और गुजरा अभिलेख से। उसके बाद और भी है, नेतूर उड्डे गोलम का अभिलेख भी है। ये कहता है एक अभिलेख और भी है, रुद्रा दामन के जूनागढ़ का अभिलेख। ये जूनागढ़ कहाँ है? ये गुजरात में है, जूनागढ़। ठीक है, तो ये हो गया इसका। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो, सिहली एक मतलब सिहली है, तो अनुश्रुति उसके अनुसार क्या बताते हैं? वो बताते हैं भी अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके शासन प्राप्त किया था। और 10वीं की बुक में भी ये है कि भाई उसने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध शासन प्राप्त किया था। हम थोड़ा पढ़ने के विस्तार से पढ़ने का प्रयत्न करते हैं। तो क्या वास्तव में ये था? तो एक बार तो हम मान लेते भी 99 भाइयों की हत्या कर दी। क्या वो इतना क्रूर था कि अपने 99 भाइयों को मार दिया? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और देखो, अब आगे बढ़ते हैं अपने उसका राज्याभिषेक। देखो, भी सबको पता है 273 BC में बिंदुसार की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो उसका राज्याभिषेक 4 वर्ष बाद क्यों होता है? यानी मतलब 4 वर्ष बाद उसका राज्याभिषेक होता है। क्यों भाई, क्यों होता है? ये देखो, ये इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ये BC है, यानी उल्टा चलता है ना ईसा पूर्व, तो ये 4 साल बाद। ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, तो ये BC उल्टा चलता है। ठीक है, इसकी मृत्यु हुई और 4 साल बाद 269 BC। ठीक है, 269 BC में मतलब हुआ। ऐसा क्यों हुआ भाई? अब देखो भाई, सीधी सी बात है कि अगर अब ये तो बिंदुसार की तो मृत्यु हो गई और अशोक बना क्या? राजा बना, राजा गद्दी बैठा। अब जो राजा बनेगा उसको तो विरोध करना ही पड़ेगा। उस जिसके जितने भाई थे उन्होंने इसका विरोध किया, और उस विरोध, ये सिर्फ गद्दी पे बैठा था इस समय, तो अब उस भाइयों के विरोध को हटाया, किसी को मिलाया। ठीक है, इतने में क्या हो गया? 4 वर्ष लग गए। तो राज्याभिषेक उसके मृत्यु के 4 वर्ष बाद हुआ था। ठीक है, तो ये इतना। आगे देखो, अब देखो भाई, उत्तराधिकारी युद्ध।
अब देखो उत्तराधिकारी युद्ध का जो वर्णन है वो कहाँ कहाँ मिलता है? महावंश में मिलता है, दीवंश में, दिव्याध्यान पुस्तक है, चीनी ग्रंथ का युएन चुलीन में, और तिब्बती लेखक तारानाथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तिब्बती लेखक तारानाथ। इनमें सभी में इनका वर्णन मिलता है कि उत्तराधिकारी का युद्ध किस प्रकार हुआ, किसने जीता, क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, सब में इसमें वर्णन मिलता है, सब में उल्लेख में है। ठीक है, अब देखो भाई अब आगे बढ़ते, देखो इसका जो शिलालेख है, 5वां शिलालेख, ठीक है, 5वां शिलालेख में इसने अपने जीवित भाइयों और परिवार का उल्लेख मिलता है। अब देखो उसने कहा 99 भाइयों को मार दिया, अगर 99 भाइयों को मार दिया मान लीजिए, तो 5वें शिलालेख में वो क्यों बताएगा? अभी उसका परिवार तब था ही नहीं, तो उसने जीवित भाइयों के बारे में क्यों बताया? तो ऐसा मेरे ख्याल से ऐसा था भाई, जो उसके भाई जिसने विरोध किया था उसको उसने मार दिया, और जो इसकी तरफ हो गए उसको उसने छोड़ दिया, अपने अंदर मिला लिया। ठीक है, ऐसा हुआ था। ठीक है, अब बाकी हम अब देखो 5वें शिला, अपने को तो याद करने से मतलब भाई 5वें शिलालेख में क्या है? परिवार और भाइयों का उल्लेख मिलता है। देखो युद्ध हुआ था, सबको पता है भाई, महाभारत हुई थी, तो 5 कैसे याद रखोगे? महाभारत में 5 पांडव थे ना, 5 पांडव थे, कितने थे? परिवार के लिए थे। ठीक है, तो 5 पांडव थे, और इसने भी परिवार थे, वो भी तो अपने परिवार के लिए लड़े थे। ठीक है, अपने मतलब भाइयों के अपमान और द्रौपदी के अपमान के लिए। तो इसमें 5 से वहाँ से आप थोड़ा सा कर लीजिएगा, मैंने तो अपना आइडिया दिया है, बाकी आप अपने दिमाग से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने एक तरीका बताया है। ठीक है, कलिंग विजय। अब देखो कलिंग विजय यानी कि कलिंग विजय हुई थी उसके राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, 8 वर्ष बाद, क्या पढ़ेंगे? 261 BC में। तो राज्याभिषेक के कितने बाद? 9 वर्ष में और 8 वर्ष बाद हुई थी। ठीक है, दो कई पूछ लेता है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ मैं कभी, और मतलब जो मेरे भाई बंधु जो तैयारी कर रहे हैं नीट की, तो उसमें कभी पूछ ले तो एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो अगर आपसे पूछे भी कितने वर्ष बाद, ठीक है, तो 9 वर्ष बाद, और कितने वर्ष मतलब सॉरी बताने में थोड़ा कन्फ्यूज है, तो कितने वर्ष बाद? 8 वर्ष बाद। कितने वर्ष में? 9वें वर्ष में। ठीक है, तो ये अब जो कलिंग जो युद्ध था उसमें 1 लाख व्यक्ति मारे गए थे और 1500 लोग बंदी बनाए गए थे। तो और ये कलिंग जो राजा था कौन था? नंदराज था। कौन था? नंदराज। अब युद्ध के उपरांत व्यापक मतलब मारकाट नरसंहार हुआ था। ठीक है, तो अशोक इससे विचलित हो गया, भाई इतना मारकाट, इतना खून खराबा किस लिए भाई? ठीक है, तो वो उसने क्या किया? उसके बाद उसने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए। ठीक है, और एक उसने वो बौद्ध भिक्षु था उपगुप्त, उससे इसकी दीक्षा प्राप्त की। इसने मतलब उपगुप्त ने इसको प्रेरणा दी थी कि भाई तुम बौद्ध धर्म को अपनाओ। ठीक है, अब देखो भाई अशोक ने धम चलाया, धम, अशोक का धम बहुत फेमस है, अशोक का धम। ठीक है, तो अशोक का धम क्या है? धम क्या है? तो धम याद नहीं रहता, धर्म तो याद रहता है। तो पहले धर्म था और उसने क्या कर दिया? धम कर दिया। तो धर्म और धम एक ही है। ठीक है, तो अब देखो धर्म क्या था? प्राकृतिक भाषण था। ठीक है, और ये संस्कृत का मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए पहले इससे मतलब ये प्राकृतिक भाषा किसकी है? ये जैनियों की प्राकृतिक भाषा है। और जो इससे पहले बौद्ध धर्म था तो उसमें पाली भाषा का उल्लेख होता था। तो पाली भाषा, उसके बाद इसमें जो जैनियों भाषा थी प्राकृतिक, उसमें इसको धम बोला जाता है, और संस्कृत में क्या बोला जाता है? इसको धर्म बोला जाता है। तो ठीक है, तो इसका जो उल्लेख है धम का, वो कौन से? 2वें और 7वें मतलब इसका जो शिलालेख है उसमें मिलता है। ठीक है, तो कौन से? 2वें और 7वें में। ठीक है, तो इस प्रकार आप याद करोगे इसको। ठीक है, 2वें और 7वें में याद रखेगा, 5वें में परिवार का और 2वें 7वें में अशोक के धम का। ठीक है, और अब देखो भाई धम्म है क्या? धम्म में क्या आता है? धम्म या धर्म में धम्म है साधुता, साधु बन के रहना, कल्याणकारी होना या करना, कल्याणकारी करना, कल्याणकारी काम करना या होना, पाप रहित होना। ठीक है, मृदुता, मधुरता, दया, दान आदि। ठीक है, बड़े गुरुजनों का आदर करना
और सम्मान करना, ये थी। ठीक है, ये 10वीं में इंपॉर्टेंट रहता है भाई, इस बार तो एग्ज़ाम हुए नहीं है तो इसमें धम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 या 3 नंबर का आपका आराम से आता है, तो बहुत ही ईजी है। धम या धर्म, धर्म तो आप सब जानते हो, धर्म क्या होता है? धर्म साधुता है, कल्याणकारी करना, कल्याण करना, पाप रहित होना, मूर्ता, मधुरता, दया, दान, बड़ों बुजुर्गों का सम्मान करना, गुरुजनों का सम्मान करना, ये चीज़ है। ठीक है, अब देखो भाई, अशोक पहले क्या था? ब्राह्मण था। ठीक है, अशोक ब्राह्मण था और शैव का उपासक था। ठीक है, ये आगे बताएंगे थोड़ा सा। और उसके बाद क्या हो गया? बौद्ध बन गया। इसके पिता क्या थे? आजीविक संप्रदाय के थे, ब्राह्मण थे, आजीविक संप्रदाय को मानते थे, लेकिन ये ब्राह्मण था, बाद में क्या हो गया? बौद्ध हो गया। अब आगे देखते हैं भाई, इसका जो क्षेत्राधिकार मतलब कितना बड़ा था। ठीक है, अब देखो, उत्तर में नेपाल तक, फिर उसके इधर अपने बंगाली खाड़ी आ गई, नीचे कर्नाटक तक, इधर काठियावाड़, काठियावाड़ कहाँ? गुजरात में, गुजरात तक, और ऊपर अफगानिस्तान तक। ये सबको मतलब इजी है बहुत याद करना। जैसे मान लो भारतीय सीमा पहले कहाँ तक थी? अफगानिस्तान तक थी। इधर नेपाल आता है, नेपाल के आगे तिब्बत, चाइना आता है, चीन आता है, उसके बाद जाना ही नहीं है। इधर बंगाली खाड़ी आती थी, और नीचे कर्नाटक, और इधर काठियावाड़ साइड गुजरात। तो इतनी भारत की भूमि है। ठीक है, अब देखो भाई, एक पुस्तक है कल्हण द्वारा, कल्हण के द्वारा रचित है, राज तिरंगिनी के, उसके अंदर बताया गया ये शिव का उपासक था। जब ये ब्राह्मण था तब शिव का उपासक था। बाद में कलिंग जो युद्ध हुआ था उसके बाद ये बौद्ध बन गया था, तो बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अब देखो भाई, अशोक ने अपने शासक के 10वें वर्ष कहाँ गया? बोध गया, बोध गया। ठीक है, जहाँ किसने बोध गया? कहाँ? जहाँ महात्मा बुद्ध ने शिक्षा प्राप्त की थी। और अपने 20वें वर्ष कहाँ गया? लुम्बिनी गया, जहाँ उनका जन्म हुआ था। और यहाँ जाने के बाद इसको क्या कर दिया था? यहाँ की भूमि को उसने क्या कर दिया था? कर मुक्त कर दिया था। ठीक है, तो ये इसका इतना। और आगे देखो भाई, अशोक द्वारा की गई अन्य विजय क्या है? नेपाल, खस, कश्मीर और श्रीनगर। अब देखो, मैं बताता हूँ, नेपाल तो आपने सुना होगा, खस है जो अभी तक तो पता नहीं कहाँ है, कहाँ नहीं है, खोज नहीं हुई है, पर मिलता है, जो बुक हैं, ग्रंथ हैं, उनमें मिलता है। और कश्मीर में जो श्रीनगर है, जो श्रीनगर आपने सुना ना, श्रीनगर, तो वो अशोक ने ही बसाया था। ठीक है, तो अशोक था। अब देखो भाई, सारवर्दी, ये इंपॉर्टेंट है। सारवर्दी क्या है? ठीक है, आ जाता है अभी कभी एग्जाम में। सारवर्दी के बारे में बताएं, टिप्पणी कीजिए। तो सारवर्दी क्या है? 12वें शिलालेख में, कितने में? 12वें। ठीक है, 12वें शिलालेख में। और अब देखो, 12वें शिलालेख में कैसे याद करोगे? साल कर लो, साल में कितने महीने होते हैं? साल को क्या कर लो? साल कर लो, साल में कितने? 12 महीने होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप याद कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो अपने धर्म की उन्नति के साथ अन्य धर्मों की उन्नति भी करना, क्या काम करना, क्या कहलाता है? सारवर्दी कहलाता है। भाई, अपने धर्म को मानना है और दूसरे धर्मों को भी प्रोत्साहन देना है। ठीक है, उनको दमन नहीं करना उनका किसी प्रकार से। ठीक है, तो ये सारवर्दी था। धम्म का प्रचार, अभी आगे धम्म का प्रचार है। जो प्रथम शिलालेख है, ठीक है, प्रथम शिला धम्म का प्रसार है जो कहाँ मिलता है? इसके प्रथम जो शिलालेख है उसमें क्या बताया? जीवों के बद पर रोक, बीमार ना नहीं है, और सुरापान, मांस भक्षण और मल्लयुद्ध, इनको त्याग करना है। अब देखो आप प्रथम कैसे याद करो भाई? प्रथम, अब देखो भाई, वैसे याद करने के मैं इंडिकेट से बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए किसी घर पे पार्टी होती है, ठीक है, तो पार्टी होती है तो उसमें क्या है? तो उसमें क्या है? सुरापान यानी कि शराब चलती है, और शराब पीते हैं जो मांस भक्षण करते हैं। ठीक है, फिर मांस भक्षण करते हैं तो इसमें क्या है? बहुत सा धन का खर्च होता है। ठीक है, तो प्रथम हम क्या करते हैं? हमारे घर की बचत यहीं से शुरू करते हैं। भाई, ये इन चीज़ों पर प्रतिबंध लगा दो, ये इनमें खर्चा बहुत होता है और ये खाकर लोग क्या है? राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं, तो इन पर प्रतिबंध लगा दो। प्रथम काम ये किया था। तो प्रथम में यही कहा, जीवों का वध न करें, संरक्षण दे। ठीक है, अब धम्म यात्रा। अब धम्म यात्रा देखो, राजा अभिषेक, जो राज्य अभिषेक था उसके 14वें वर्ष, जो राज्य अभिषेक कब हुआ था भाई? मतलब 269 में हुआ था इसका, है ना? तो उसके 14वें वर्ष में धम्म महामात्रा, धम्म महामात्रा क्या था? ये एक ऑफिसर था जो धर्म का प्रचार प्रसार करता था। इसका भी वर्णन कहाँ है? 5वें शिलालेख में है। ठीक है, जो ये मतलब विहार यात्राएं करता था। विहार यात्रा पहले शिकार हुआ करते थे, उसमें उसको पर्द करके यहाँ धम्म महामात्रा या धम्म यात्रा कर दी। विहार यात्रा इसने बंद करवा दी।
अब देखो भी इसके बाद क्या हुआ, अब मैंने अभी संघमित्रा ये आगे ना, महेंद्र और संघमित्रा इसके जो पुत्र और पुत्री थे, इसने श्रीलंका भेजा क्या, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। और इसने क्या 8400 स्तूपों का निर्माण किया। कितने? 8400 स्तूपों का निर्माण किया, जिसके अंदर से मुख्य दो अपना सांची का स्तूप और सारनाथ का धर्म राज्य का स्तूप प्रमुख थे। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे अशोक का। उसमें क्या पढ़ेंगे? उसमें पढ़ेंगे अशोक के जो पदाधिकारी हैं उसके बारे में, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और उसकी संस्कृति में, अपने भारत में संस्कृति में उसका योगदान। ठीक है, अब ये हम आगे पढ़ेंगे।